क्या इस देश का मुसलमान डरा हुआ है? ये वक्तव्य, ये कथन एक बार फिर सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2024 का चुनाव आया और मुसलमान डरे हुए हैं। ये लॉजिक एक बार फिर लौट आया। आज हम इसी पर करेंगे बात, जानने की कोशिश करेंगे कि असलियत क्या है और इस तरह के बयानों के पीछे कहीं वजह सियासी तो नहीं है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंदानी भी मौजूद हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और सभी सियासी दलों ने अपने अपने टारगेट फिक्स कर लिए। बीजेपी ने 400 प्लस का लक्ष्य रखा है, तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जी हां समीर, लेकिन इस बीच हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी जोर पकड़ने लगी है और ये देश देख रहा है, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी में पूजा शुरू हो चुकी है, जो कुछ लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा बनती हुई नजर आ रही है। जी हां, शुरुआत असदुद्दीन ओवैसी ने कर दी है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से उनकी पहचान छीनने की कोशिश हो रही है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी नाराजगी का खुलकर इजहार किया गया है। फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जी हां, उधर पश्चिम बंगाल में भी मुस्लिमों पर ममता वर्सेस कांग्रेस की जंग शुरू हो चुकी है। ममता कह रही है हमने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया और मुसलमानों का मुद्दा उठा रही है कांग्रेस। साथ ही ताजमहल में उर्स पर भी विवाद शुरू हो गया। ऐसे में सवाल यह है कि 2024 से पहले मुसलमान डरे हुए हैं का जो नैरेटिव, जो लॉजिक सेट किया जा रहा है, क्या वो सामने है और क्या इसे जानबूझकर मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, ये अहम सवाल है और ये सवाल आज की चर्चा में भी हम उठाएंगे। लेकिन पहले बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा से चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कौन सा बड़ा बयान दिया है देश के मुसलमानों को लेकर। वो कहते हैं कि देश के मुसलमान मोदी पर भरोसा नहीं करते। भारत के प्रधानमंत्री मुसलमानों से उनकी पहचान छीनना चाहते हैं, ये तक कह दिया ओवैसी ने। यह भी कहा कि क्या आप हर मस्जिद को हमसे छीन लेंगे। यह भी कहा कि देश के संविधान पर उन्हें भरोसा है, लेकिन कानून चल नहीं रहा है, अपना काम कर नहीं रहा है। रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप? AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना और वो सांसद हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बात कही। अब 5 पॉइंट में ओवैसी का जो बयान है, जो वक्तव्य उन्होंने दिया, उसको आइए डिकोड करते हैं कि उन्होंने कहा क्या और मतलब क्या है। 2024 का दरअसल चुनाव है पहला पॉइंट, जिसमें मुस्लिमों के वोट के लिए, उनके वोट हासिल करने के लिए क्या ये भड़काऊ बयान दिया गया। दूसरी बड़ी बात, जो दूसरा पॉइंट है, वो ये कि मुस्लिमों को डर दिखाकर खुद हिमायती बनने की कहीं कोशिश तो नहीं हो रही है समीर? जी हां, और सरकार के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने की इसे कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? इसके अलावा ज्ञानवापी पर तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश भी की जा रही है क्या, और इसके पीछे लोगों को भड़काना मकसद है? न्यायपालिका पर अविश्वास क्यों? पूजा का अधिकार कोर्ट से मिला, क्योंकि ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा का अधिकार, जो कि पहले भी हासिल था 1993 से। 1993 में रोक लगी एक मौखिक ऑर्डर के चलते, और अब वो फिर हासिल हुआ है। इसको क्या अलग नजरिए से और गलत तरीके से पेश करने की कोशिश भी की जा रही है क्या? ये सवाल बिल्कुल। और 2024 का चुनाव मुस्लिम वोटों पर नजर है, हर पार्टी की नजर होती है, तो इस बार भी है। देश में मुस्लिम आबादी कितनी है अब देखिए, आइए आपको बताते हैं। देश में मुस्लिम आबादी, जिसमें जो मुस्लिम वोट काउंट होते हैं 14.2%, 14.2%, जो 2011 की जो जनगणना है उसके आधार पर ये है सामने। लोकसभा सीटें इसके अंतर्गत कितनी आती हैं? 14.2% के अंतर्गत 101 लोकसभा सीटें हैं जिस पर मुस्लिम वोटों का असर पड़ता है। जी हां, 27 मुस्लिम सांसद बने 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद। अब जरूरी बात क्या थी? यूपी, बंगाल, बिहार से ज्यादा सांसद चुनकर आए। 2019 में 2014 से 5 सांसद ज्यादा चुने गए और कुल 27 मुस्लिम सांसद बने। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो जुड़ चुके हैं। दानिश कुरैशी AIMIM के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं।
मौलाना साजिद रशीदी अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, वो हमारे साथ हैं, और अवनिजेश अवस्थी साहब स्टूडियो में ही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी दरअसल चाहती क्या है? एक तरफ अल्पसंख्यकों को पार्टी से जोड़ने के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसमें हम सुनते हैं ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, मोदी भाईजान के नाम से तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें मुसलमानों को जोड़ने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ इन बयानात को देखकर ऐसा लगता है कि मुसलमान आपसे और छिटकता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं उसमें एक तरह की असुरक्षा और डर की बात की जा रही है। कल आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, हो क्या रहा है? समीर जी, एक बात तो स्पष्ट है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई देश में मुसलमानों की ठेकेदार नहीं है, वो एक एनजीओ है। इसलिए एनजीओ को ये कह देना कि उसके आधार पर पूरे मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी हो जाएगी, ये ठीक नहीं है। आज सच ये है कि देश में कट्टरपंथी हो रहा है हैरान, क्योंकि मुसलमान बोल रहा है शुक्रिया मोदी भाईजान। सच ये है कि मुसलमानों को बहुत लंबे समय तक केवल वोट बैंक बना करके रखा गया, उनके बैंक में बैलेंस कैसे बढ़े इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज जो प्रधानमंत्री आवास मिले हैं ना, उसमें 27% से ज्यादा हिस्सेदारी मुसलमानों की है, यानी आबादी से ज्यादा आज मुसलमानों को उनको आवास मिले हैं, जो बहुत पहले मिलने चाहिए, क्योंकि गरीबी और गुर्बत का जीवन मुसलमान भी इस देश के जी रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने सीधे आज लाभ की योजनाओं से लाभार्थी बना करके उनको आज केंद्र बिंदु में लेकर के आए हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। डराने का, बहलाने का, ये अफवाहें फैलाने का स्पेसिफिक सवाल ओवैसी पूछ रहे हैं कि क्या हर मस्जिद छीन लेंगे हमसे? बहुत बड़ा वक्तव्य उनका सामने आया और वो ये बता रहे हैं कि जो डिस्ट्रस्ट है इस वक्त मुसलमानों में वो क्यों है। देखिए, हमारे देश में न्यायपालिका है, हमारा पूरा सिस्टम है, न्यायपालिका है, उसके बाद अपील करने का अधिकार भी है, लेकिन ओवैसी जैसा सांसद अगर इस तरह खड़े होकर कहता है कि हर मस्जिद छीन लेंगे आप, उसका जवाब आप कैसे देंगे? देखिए, ओवैसी साहब तो वैसे तो बैरिस्टर हैं और बहुत जानकार हैं। वो जानते हैं कि उनकी कौम में बहुत सारी बड़ी पैमाने पर अशिक्षा रही है लंबे समय तक। उसके लिए ये मुफ्ती मौलवी भी जिम्मेदार रहे हैं, जिन्होंने जानबूझ करके उनको मेन स्ट्रीम की एजुकेशन में आने से हमेशा रोकने का काम किया है, जानबूझ करके केवल दीनी तालीम तक ही सीमित रखने का काम किया है, जिसके कारण कई सारे तथ्य, कई सारे फैक्ट्स समाज के बीच में आ नहीं पाते। स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं, 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें भारत के भीतर है, जितनी ना बांग्लादेश में है, ना पाकिस्तान में है, ना अफगानिस्तान में है, ना किसी इस्लामिक कंट्री में है। किसी भी इस्लामिक कंट्री से ज्यादा मस्जिदें भारत के भीतर है, और भारत के भीतर किसी मस्जिद को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं है। ठीक है, ठीक है। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना रशीदी, बीजेपी की तरफ से भरोसा दिलाया जा रहा है कि मस्जिदों को कोई खतरा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि देश में जो तमाम मस्जिदें हैं वो मुसलमानों से छीन ली जाएंगी, ये मंशा है, और इस मंशा के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, कानून अपना काम नहीं कर रहा है। इस तरह की बातें की जा रही। मुसलमानों में क्या वाकई डर है, जिस बात का जिक्र किया जा रहा है बार बार? देखिए, अभी आपने राकेश त्रिपाठी को सुना जी, बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि हमने जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं मुसलमानों को उनको लाभ पहुंचाया। एक चीज मुझे समझ नहीं आती, जब ये हिंदुस्तान संविधान के मुताबिक चलता है तो संविधान में ऐसा कोई रास्ता तो है नहीं कि मुसलमान के लिए कोई स्कीम ना हो और हिंदू के लिए स्कीम हो। स्कीम तो सबके लिए बराबर है। तो सिर्फ ये कह देना कि मुसलमान को हमने लाभ पहुंचाया स्कीम देकर, ये कौन सा तर्क है मेरे भाई राकेश भाई? दूसरी बात, आपने सुना होगा, गांव देहात से आपका ताल्लुक है, आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि बकरी ने दूध दिया मगर मैंगनिया डालकर दिया। ठीक। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप लाभ भी पहुंचा रहे हैं और मुसलमानों की मस्जिदों पर भी वो कर रहे हैं। अभी देखिए, महरौली के अंदर 600 साल पुरानी मस्जिद डीडीए ने तोड़ दी बगैर नोटिस दिए। क्या कहेंगे आप उसको? दूसरे, आप ज्ञानवापी में क्या देख रहे हैं? एक आदमी, एक जज जो है कल रिटायर होने वाला है और आज फैसला देके चला गया। रशीदी साहब, अभी उनको गवर्नर, ये हमारे देश में जो आगे बढ़ रही है कार्रवाई, वो न्यायपालिका के आधार पर बढ़ रही है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है, आप सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे, विश्वास नहीं कर रहे। ये मैं बात समझ सकती हूँ क्योंकि विपक्ष में है। तो न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है आपको देश में? मैं आऊंगी आपके पास इसी सवाल के साथ। एक तरफ ओवैसी तो दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी मुस्लिमों को डराने में जुटे हुए हैं, क्योंकि कल ज्ञानवापी में पूजा को लेकर कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम पक्ष सामने आया
पूरे लाव लश्कर के साथ, और कहा गया मुस्लिम पक्ष की तरफ से संविधान में भरोसा रखने वाले मुस्लिमों को सदमा पहुंचा है। क्या कहना है, सुनिए आप भी। जो ज्ञानवापी महल्ले में वाक़े है, उस वाक़े ने इस मुल्क के न सिर्फ 20 करोड़ मुसलमानों को, बल्कि मुल्क के संविधान पर यकीन रखने वाले, भरोसा रखने वाले और मुल्क के सेकुलरिज्म को मानने वाले इंसाफ पसंद तमाम शहरियों को बहुत ही सदमा पहुंचाया है। इस वक्त जिस तेजी के साथ ये मसाइल उठे हैं, उनसे ये महसूस होता है कि फतवा जारी होगा, फतवा कानून को सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है कि जो लोग इबादतगाहों पर कब्जा करने का प्रोग्राम चाहते थे, उनको सहूलत और आसानी मिल रही है। तो सैफुल्लाह रहमानी साहब को आपने सुना, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अरशद मदनी कल मौजूद थे, कमाल फारूकी मौजूद थे, और तमाम जो मुस्लिम नेता हैं उन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह बात कही कि जो मौजूदा दौर है, जिस तरह की सियासत हो रही है, जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, उससे एक तरह का डर है मुसलमानों में। ज्ञानवापी में पूजा और मुस्लिम पक्ष इससे खफा। तो क्या आने वाले वक्त में बात बिगड़ जाएगी? AIMPLB की तरफ से क्या कहा गया? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं मिलेगा, यह बात कही गई है। मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान कब तक आखिर मुसलमान सब्र करें, इस तरह की बात की गई। मुसलमानों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, निधि, यहां तक कह दिया गया। बिल्कुल, और बात इतनी ना बिगड़े कि खराब हो जाए। देखिए, ये बहुत बड़ा बयान है जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है। अवनीश अवस्थी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। हमने ओवैसी को भी सुना, हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे उनको भी सुना, रहमानी साहब को भी सुना, और साफ तौर पर ये बताने की कोशिश है। ओवैसी तो ये तक कह रहे हैं कि जब आप खुद कह रहे थे कि 1993 के बाद से वहां पर पूजा नहीं हो रही थी, तो कम से कम 30 दिन का नोटिस देना था, अपील करने के लिए नोटिस देना था, वो भी नहीं दिया गया। अब जब तक प्रधानमंत्री मोदी सामने नहीं आ जाते इस बात को क्लेरिफाई करते हुए जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तब तक ये कंफ्यूजन रहेगा ही। तो ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है क्या? निधि जी, पहले तो मैं रशीदी साहब की एक बात का जवाब दे दूंगा, जिन्होंने कहा भाई संविधान में ऐसी कोई धारा नहीं है कि आप एक को दो और दूसरे को ना दो। तो ये तो संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं। आज रशीदी साहब ने कहा कि सरकार पूरी तरीके से संविधान का पालन कर रही है। वो तमाम लोग जो यहाँ से वहां तक यात्रा कर रहे हैं कि संविधान खतरे में, संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, वो बड़ी साफ सी बात है कि संविधान के हिसाब से काम हो रहा है। आज खुद रशीदी साहब ने माना कि हाँ, ये सरकार संविधान, भैया देखो मैं बीच में नहीं बोलता ना रशीदी साहब, अभी थोड़े से टेढ़े भी हो गए थे आप। बात ये है महत्वपूर्ण। दूसरी बात और इन्होंने कही कि बकरी दूध देती है बैंगन डाल के, यानी कि उनको मिल तो रहा है मुसलमानों को सब कुछ, ये भी माना इन्होंने, ये भी माना। अब तीसरी बात जो आपने कहा कि ज्ञानव्यापी में कोई लिखित ऑर्डर तो था नहीं, इसके बावजूद 30 साल के बाद न्यायालय के द्वारा अचानक एक मौखिक आदेश के द्वारा बंद कर दी गई, आपने बताया पूजा। इसका जवाब जिस दिन मिल जाएगा उस दिन मैं जवाब दूंगा कि 7 घंटे में पूजा क्यों शुरू हो गई। जिस दिन मुझे इस बात का जवाब मिल जाएगा कि 1991 के वर्शिप एक्ट के बाद 1993 में जब वो वर्शिप एक्ट जो इनके हिसाब से चेंज नहीं कर सकता, उसमें पूजा क्यों बंद कर दी गई, जिस दिन मुझे इस बात का जवाब मिल जाएगा उस दिन मैं जवाब दूंगा कि 7 दिन के बजाय 7 घंटे में पूजा। बताइए रशीदी साहब, कोई जवाब है क्या इसका? क्योंकि 1993 में तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार ने एक मौखिक आदेश के जरिए पूजा को रुकवा दिया था, और अब जब हिंदू पक्ष अदालत में गया तो पूजा शुरू करने का फिर से उसको अधिकार कोर्ट ने ही दिया है। तो फिर सवाल क्यों उठाए जा रहे? नहीं, देखिए एक चीज समझ लीजिए, 2 बातें अवनीश अवस्थी ने कही। भाई इस बात को तो हम भी मानते हैं कि सरकार तो संविधान से ही चलेगी, संविधान के बगैर तो चलेगी नहीं। बिल्कुल। लेकिन आप डंडा लेके बैठिए किसी के पास में और कहिए कि खाओ, इसको खाओ, नहीं तो डंडा पड़ेगा। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा कि डंडा लेके बैठा है कोई आपके पास।
ये कौन सा खिलौना खिलाना हुआ भाई अविनाश अवस्थी? आप भी इस देश के नागरिक हैं रशीदी बीच साहब। में मत बोला कीजिए, मेरी बात पूरी होगी। आप बोल सकते हैं बीच में मेरे। मैं कह रही हूँ रशीदी साहब, आप बोल सकते हैं रशीदी साहब मेरे बीच में। नागरिक हैं, आपको भी भरोसा है कि आप फिर ये दरकिनार करना चाहते हैं कि हम जुडिशरी पे भरोसा ही नहीं करते हैं, जो जुडिशरी से बात आएगी उसका विरोध करेंगे ही करेंगे। सुनिए, विरोध नहीं करना, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। क्या हम अभिव्यक्ति की आजादी हमें है कि नहीं है? बिल्कुल है, नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल है, भारत के हर नागरिक को है। अपनी बात कंप्लीट करें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जैसे बाबरी मस्जिद में हुआ, तमाम सबूत जमा होने के बावजूद मुसलमानों के लिए फिर जगह राम मंदिर को दे दी गई। अभी रिटायर्ड होने थे ये जज, इन्होंने जाते जाते एक फैसला सुना दिया कि वहां पूजा करो। दूसरी बात, अविनाश अवस्थी ने कहा कि एक मौखिक प्रस्ताव पर जो है पूजा बंद कर दी गई। ये अभी इन्होंने भी कहा, समीर साहब ने भी कहा। हुक्मनामा देने वाला कौन था भाई? मुसलमान था क्या कोई? अरे मुलायम सिंह जी थे, वो मुसलमान थोड़े थे, वो तो हिंदू थे। जाके पकड़ो उनके बेटे को, जाके पूछो उनसे ऐसा क्यों किया उन्होंने। जयचंद भी हिंदू ही था। क्यों मुड़ी जाती है ये बातें? जयचंद भी हिंदू ही था। पूजा बंद करने में जयचंद हिंदू था जिसने मोहम्मद गौरी मोहम्मद गजनवी की सहायता की थी। देखिए, मुझे लग रहा है थोड़ा सा हम डायरेक्शन से अलग जा रहे हैं। रशीदी साहब, क्या मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं ना, जो बात असदुद्दीन ओवैसी कहने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहने की कोशिश कर रहा है, क्या वाकई इस देश का मुसलमान डरा हुआ है या सिर्फ ये सियासी बयान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, देश का मुसलमान डरा हुआ नहीं है। और मुसलमान क्यों डरेगा भाई? अपने घर में कोई डरता है क्या? ठीक है, आप चलिए ये तो मानते हैं कि आप ये मानते हैं कि भारत हमारा घर है और घर में कोई डरता है क्या? बहुत बड़ी बात आपने कही रशीदी साहब। इसी मुद्दे पर मैं आऊंगी। एक और जो अब देखिए सियासत की तरफ से भी वक्तव्य सामने आ रहे हैं, बयान सामने आ रहे हैं। ममता बनर्जी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, मुस्लिम वोट के लिए बंगाल में यात्रा। ये ममता बनर्जी ने देखिए निशाना साधा है कांग्रेस पर। हिम्मत है तो यूपी वाराणसी से चुनाव जीते, एमपी राजस्थान में बीजेपी को हरा के दिखाएं, ममता बनर्जी ललकारते हुए। আমরা কংগ্রেসকে বলেছিলাম 300 আসন একা লড়ো, আমরা সবাই মদত করব, আর 243টা আসন সব রিজিওনাল পার্টিকে দিয়ে দাও, যারা যেখানে স্ট্রং তারা লড়ুক, সেখানে তুমি মাতব্বরি করবে না। হলো হলো না? প্রথমেই চলে এলো বাংলায়, ভাবলো এখানে মুসলিমদের একটু সুশ্রী দিই, তুমি বাংলা না বেছে ইউপি গেলে না কেন? বুকের পাটা থাকতো দেখতাম ইউপিতে এলাহাবাদে গিয়ে বিজেপিকে হারিয়ে এসো, বেনারসে গিয়ে হারিয়ে এসো, রাজস্থানে গিয়ে হারিয়ে এসো, জেতা জায়গা হেরেছো, মধ্যপ্রদেশে গিয়ে হারিয়ে এসো। तो मुस्लिम वोटों के लिए बंगाल में यात्रा क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी? ये सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया को क्या खत्म मान लिया जाए, इंडिया गठबंधन को? कांग्रेस को ममता का चैलेंज देखिए क्या है। वाराणसी में बीजेपी को हरा कर दिखाओ। 2014 से 2019 में पीएम वहां से चुनाव जीते हैं। अब इसकी वजह क्या है? वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट है और ममता किसे चुनौती दे रही है? कांग्रेस पार्टी को कि जाओ वाराणसी जीत कर दिखाओ। कांग्रेस पर आरोप, कांग्रेस की मुस्लिम वोटों पर नजर है। वजह क्या है? बंगाल में मुस्लिम आबादी 27% है और ममता बनर्जी ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, ये बड़ी बात है। वजह क्या है? देखिए ममता ने क्या कहा, उसकी वजह वाराणसी में बीजेपी को हरा कर दिखाओ। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय सीट है, वहां पर अगर बीजेपी को हरा कर दिखाओ तो तब माना जाए। 2014 से 2019 में प्रधानमंत्री वहां से चुनाव जीते। जरूरी बात, बंगाल की 14 लोकसभा सीटों पर मुस्लिमों का दबदबा है और ममता बनर्जी ये कोशिश में है कि ये सारे वोट उनके पाले में आ जाए। बंगाल में 6 मुस्लिम लोकसभा सांसद हैं और ऐसे में सबकी नजरें मुस्लिम वोट पर है, मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर है। टीएमसी के 5 मुस्लिम सांसद, कांग्रेस का 1 मुस्लिम सांसद है, ये जरूरी बात है। तो चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की नजर हो या कांग्रेस की नजर हो, मुस्लिम वोट बैंक पर नजर रहती है। बिल्कुल। और देखिए वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी के कांग्रेस पर दिए बयान को सही बताया है। अनुराग ठाकुर ने कहा इंडिया गठबंधन में न्याय नहीं हो पा रहा है, मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान मिल रहा है, तभी अब ममता बनर्जी जाने का नाम ले रही हैं। इंडी गठबंधन में न्याय नहीं हो पा रहा, मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है, तभी तो पहले नीतीश कुमार जी चले गए, अब ममता बनर्जी जी जाने का नाम ले रही हैं और ये भी कह रही हैं कि कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी
और बंगाल में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाएगा। और ये जो नफरत फैलाने का दौर कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में हो रहा है, वो इनके नेताओं के डीके सुरेश के बयान से और इसके पहले इनके दक्षिण भारत के एक दो और बड़े नेताओं के बयान से स्पष्ट पता चलता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने नफरत फैलाने की खुली छूट इंडी गठबंधन के नेताओं को और कांग्रेस के सांसदों को दे रखी है, जो भारत को बांटना चाहते हैं, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी जाति के नाम पे। ये देश की जनता को देखना है कि जाति और क्षेत्र के नाम पे जो कांग्रेस बांटना चाहती है, इसका करारा जवाब कैसे देना है। और हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी जी मौजूद हैं। अवस्थी जी, कहा यह जाता है कि इस देश की सियासत का केंद्र बिंदु हिंदू बन गए और भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता है कि वो बहुसंख्यकवाद की राजनीति करती है, इसलिए दूसरे पक्ष को यानी मुसलमानों को बार बार सामने लाया जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से, क्योंकि डर है कि कहीं उस वोट बैंक में भी सेंध ना लग जाए, वो बट ना जाए। ये हकीकत है क्या? समीर, अभी तो मैं एक वक्तव्य और बता दूं, अभी उत्तर प्रदेश में आएंगे तो अखिलेश यादव कहेंगे पहले अमेठी जीत के दिखाओ तो मेरे पास आना। हाँ। अभी तो ममता बनर्जी ने वाराणसी प्रयागराज का है, अभी अखिलेश यादव अमेठी के बारे में कहने वाले हैं कि अमेठी और रायबरेली जीत के दिखाओ तब मेरे से सीट मांगने आना। बात अभी भी आप लोग मीन्स तमाम लोग, मीडिया अभी इसको गठबंधन कह सकता है क्या? मैं आपको एक बताऊं, ममता बनर्जी ने कल जो बयान दिया है राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में, अगर किसी को ये ना बताया जाए कि ये बयान किसका है तो सीधे से कहेंगे ये बीजेपी का है, लेकिन वास्तव में तो इंडी गठबंधन का है। ये इंडी गठबंधन में वास्तव में अगर आप देखेंगे कांग्रेस वहाँ सिर्फ बंगाल में नहीं, आप बिहार में जाएंगे वहाँ, झारखंड में जाएंगे वहाँ, वो तमाम उन चीज़ों को जहाँ पर इस समय इंडी गठबंधन जो सो कॉल्ड है उसके जो जिनको वो सहयोगी दल कहती है उनके वोटों पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। तो तमाम दल उससे अलग होंगे या साथ में होंगे? ममता बनर्जी सीधा सीधा कह रही है हम कांग्रेस को रिजेक्ट करते हैं, और ये जो कांग्रेस कर रही है वो दिख रहा है, सबकी नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। इसीलिए भी मैं आऊंगी अवनिजेश जी आपके पास, राकेश त्रिपाठी भी बहुत देर से उनका कमेंट सामने नहीं आया, उनके पास आऊंगी। लेकिन एक और बड़ी खबर बता दें, ताजमहल में शाहजहां के उर्स पर भी विवाद हो गया है, ये एक और मसला है। आगरा की स्थानीय अदालत में याचिका दाखिल की गई है, शाहजहां के उर्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। देखिए ये एक और विवाद की तरफ आगे मिल रहा है, दस्तक आ रही है सामने विवाद की। और 6 से 8 फरवरी तक दरअसल शाहजहां का उर्स होता है, इसको लेकर है 4 मार्च को होगी अब मामले की सुनवाई, जो मामला कोर्ट में पहुंचा है। एम्पायर शाहजहां उर्स कमेटी है, उसके खिलाफ जो उर्स हो रहा है ताजमहल के अंदर, ये इनको आदेश किसने दिया? या तो ईस्ट इंडिया कंपनी या औरंगजेब या बाबर इनको आदेश दे गया। ऐसा इनके पास कोई आदेश नहीं है। पूर्व में हमने आरटीआई लगाई थी पुरातत्व विभाग को, लेकिन ऐसा कोई आदेश नहीं है इनके पास। और फिर भी उसके बावजूद ये लोग उसमें उर्स कर रहे हैं और नवाज जैसे कव्वाली जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं इन लोगों से, आप मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, इन लोगों से जिहादी मानसिकता के तहत ये लोग उसे 18 फुट कवर के अंदर जो मुर्दा खड़ा हुआ है उसे 1580 मीटर की चादर की क्या जरूरत है? उसे सर्दी लग रही है क्या? हम लोग सनातन धर्म के प्रेमी सनातनी लोग एक केसरिया दुपट्टा पहन के अंदर नहीं जा सकते? 2018 से अभी तक हमको ज्ञापन के तौर, कहीं प्रशासन के तौर हम मांग करते आ रहे हैं कि इसको रोका जाए, लेकिन अभी तक नहीं रोका गया। हमारा ये कहना है कि अगर इनने ये जो लगाते हैं इसको नहीं रोका गया तो 3 दिन बाद ये जो लगाने वाले हैं, या तो इनको बंद किया जाए, प्रतिबंधी लगाई जाए, यानी फिर हमें पूजा करने की अनुमति दी जाए। और अगर यहाँ से सड़क से लेके न्यायालय तक और न्यायालय से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हम इसकी मांग करते हैं। आने वाली समय में न्यायालय पे हमें पूरा विश्वास है। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बाकी जितने भी टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों, सिख हो, ईसाई हों, सब लोग मिल करके इस उर्स को संपन्न कराते हैं और चादर चढ़ाते हैं, पंखे चढ़ाते हैं, सारे धर्मों के लोग आते हैं। ये नहीं है सिर्फ मुस्लिम है, क्योंकि ताजमहल एक सौंदर्य का प्रतीक है और साथ ही प्रेम का प्रतीक है। और इस तरह से अगर कोई वाद दायर किया गया है उर्स न मनाने के लिए, तो मैं ये समझता हूँ बिल्कुल गलत है। और जो आगरे में सौहार्द बना रहता है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, इस तरह के वादों से यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश न करें। तो ताजमहल में उर्स को लेकर आखिर विवाद क्यों है, ये जरा आप समझिए। क्या हुआ है? अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने कहा कि ताजमहल नहीं तेजो महल है,
शाहजहां उर्स कमेटी कह रही है कि ताजमहल में ये 369वां उर्स है, हर साल होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल अब उठाए जा रहे हैं, बिना अनुमति के उर्स मनाना गैर कानूनी है, ये कहते हुए हिंदू महासभा ने अपना विरोध दर्ज कराया है। उर्स को लेकर कभी कोई विवाद रहा ही नहीं, ये शाहजहां उर्स कमेटी कह रही। जी हाँ, और हम आपको बता दें कि इन्होंने साफ तौर पर कहा है अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने कि अनुमति नहीं मिली, और इस अनुमति नहीं मिली है तो उर्स मनाना गैर कानूनी है। हम एएसआई के साथ मिलकर उर्स मनाते हैं, ये कहा गया है। राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। एक नया विवाद सामने आ रहा है और साफ तौर पर जो मुस्लिम पक्ष है वो इस मामले पर भी लामबंद है, वो सवाल उठा रहा है कई। लेकिन यदि किसी भी प्रकार का अगर कोई विवाद है तो अपना अपना पक्ष कोर्ट में रखने की सबको आजादी है। और अभी मौलाना साजिद रशीदी जो इस अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे थे ना, अनुच्छेद 19(1)(a), उसका अनुच्छेद 19(1)(b) भी पढ़ना चाहिए, जिसमें युक्ति युग तक निर्बंधन है कि कौन से मसलों पर आप बयान नहीं दे सकते हैं। कहीं न्यायालय की अवमानना होगी तो ऐसा बयान आप नहीं दे सकते हैं जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़े, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करे, ऐसे बयान नहीं दे सकते हैं। लेकिन कोई भी मामला अगर न्यायालय में गया है तो न्यायालय उसके गुण दोष के आधार पर, साक्ष्यों की बुनियाद पर, दलील सुनकर के वकीलों की, वो फैसला करने का काम करेगी। और जो फैसला होगा। राकेश जी, ये सवाल इसलिए आपसे क्योंकि बीजेपी पर बहुसंख्यकवाद की राजनीति करने का आरोप लगता है। आपकी सरकार है, ऐसे में एक पक्ष को यह लग रहा है क्योंकि आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इसलिए इस तरह का विरोध जो है उसको हवा दी जा रही है। जानबूझकर चुनावों से पहले इस तरह के मामले सुलझाने की कोशिश की जा रही है ताकि आप लोगों को इसका फायदा हो सके। देखिए सबीर, अभी मौलाना साजिद रशीदी ने आपके साथ इस डिबेट में स्वीकार किया है कि विकास की किसी योजना में किसी प्रकार का कोई पक्षपात या भेदभाव नहीं है। जबकि सच ये है, इससे पहले की सरकारों के समय में जो तुष्टीकरण की बात हम कहते थे ना, हालांकि वो तुष्टीकरण के तहत कोई मुसलमानों को अलग से लाभ नहीं पहुंचाया करते थे, उसकी बात जरूर किया करते थे। मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण करने की बात करना, हम इसका वैसा विरोध करते थे और हम कहते हैं इसीलिए सम्मान सभी का, तुष्टीकरण किसी का नहीं। और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन बड़ी बात यह भी होगी राकेश त्रिपाठी जी कि जो भरोसा कम हुआ है उसे भरोसा जीतने की कोशिश या विश्वास जीतने की मुसलमानों की कोशिश कैसे की जाएगी, ये आपकी रणनीति में भी शामिल होना चाहिए। बहरहाल मैं आऊंगी आपके पास। एक बड़ी कहने से भरोसा कम नहीं हो सकता है, कुछ मुफ्ती मौलवियों के, इमामों के कहने से भरोसा कम नहीं हो सकता है। देश का मुसलमान आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, मुसलमान बहनें आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, क्योंकि हमने उनके हक के मुसलमान भाइयों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, ये कहना है राकेश त्रिपाठी का, बीजेपी से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये नैरेटिव है, ये सामने रखा जा रहा है एक तरह से कि मुसलमान डरा हुआ है। बिल्कुल, और खबरों में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अपने खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अगली बड़ी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री से जुड़ी। अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम। क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल को नोटिस देने पहुंची है। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप का ये पूरा का पूरा मामला है। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने बीते दिनों ये आरोप लगाया था कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है। हमारे संवाददाता विवेक शर्मा भी वहां पर पहुंच चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विवेक, जरा जानकारी दीजिए, क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है मुख्यमंत्री के घर पर, किस तरह की पूछताछ हो सकती है? देखिए, बात की जाए तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर अब से करीब 10 मिनट पहले पहुंची है। और जो सामने आप कमरा देख रहे हैं वहां पे क्राइम ब्रांच के अधिकारी बैठे हुए हैं। 3 सदस्यों की टीम यहां पे पहुंची है इंक्वायरी नोटिस देने के लिए। दरअसल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाया था और ये कहा था कि बीजेपी के लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लालच दे रहे हैं। इस मामले में बीजेपी के द्वारा दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी गई थी और इस जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच को दिया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम अब यहां पे पहुंची है। शुक्रवार को भी यहां पहुंची थी, उस टाइम पर इंक्वायरी नोटिस रिसीव नहीं हुआ था, लेकिन आज एक बार फिर क्राइम ब्रांच की टीम यहां पे पहुंची है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इंक्वायरी नोटिस देने के लिए यहां पर अभी इंतजार कर रही है। बताया जा रहा है कि अंदर सूचना दे दी गई है और जब अंदर बुलाया जाएगा उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम अंदर दाखिल होगी। ठीक सामने आपको जो मेरे कमरा दिख रहा है उसके अंदर ही आपको क्राइम ब्रांच के अधिकारी जो है वो खड़े हुए नजर आएंगे और इंतजार किया जा रहा है कि कब अंदर से परमिशन आएगी और कब वो अंदर दाखिल होंगे। तो लगातार जो है इस मामले में अब क्राइम ब्रांच तफ्तीश में जुटी हुई है और यहाँ पर पहुंचकर वो इंक्वायरी नोटिस इसलिए देना चाहती है क्योंकि वो जानना चाहती है कि आखिरकार किन विधायकों को खरीदने की कोशिश बीजेपी द्वारा की गई थी। जो आरोप आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा लगाए गए हैं, आशीष द्वारा लगाए गए हैं, उन आरोपों का आधार क्या है? कितने अधिकारी क्राइम ब्रांच के पहुंचे और कितने बजे से ये इंतजार किया जा रहा है?
देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और एसीपी के नेतृत्व में यहाँ पे 3 सदस्यों की टीम जो है वो पहुंची हुई है और इंतजार किया जा रहा है कि कब अंदर से परमिशन आई और कब वो अंदर दाखिल होंगे। लगातार इंतजार है। शुक्रवार को भी टीम यहाँ पे आई थी और काफी इंतजार के बाद यहाँ से उन्हें जाना पड़ा था। उस वक्त नोटिस रिसीव नहीं हुआ था। क्राइम ब्रांच की टीम ये जानना चाहती है कि आखिरकार जो आरोप आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए हैं उसका आधार क्या है, कौन विधायक है जिन्हें खरीदने की कोशिश जो है बीजेपी के द्वारा की जा रही है और किस तरह का लालच जो है वो दिया जा रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह आरोप लगाया था कि 7 विधायक है जिन्हें 25 करोड़ में खरीदने की और लालच देने की बात की गई थी। तो ये काफी आरोप है और आतिशी ने कहा था कि समय आने पर सबूत भी पेश किए जाएंगे। तो वो सबूत क्या है ये भी जानने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। तो देखिए ये बड़ी जानकारी हमारे संवाददाता विवेक शर्मा जो कि इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर ही मौजूद हैं वो दे रहे हैं कि 15 मिनट से मुख्यमंत्री आवास के बाहर क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है। फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस 2.0 चलाने का बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से बीते दिनों लगाया गया था। 7 एमएलएस को 25 करोड़ का लालच दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के ये बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया था आम आदमी पार्टी ने। विवेक मुझे ये बताइए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से इतना बड़ा आरोप लगाया गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली पुलिस में इसकी शिकायत की जाती है और कमिश्नर से यह गुजारिश की जाती है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। क्या आम आदमी पार्टी ने भी पुलिस में कोई शिकायत दर्ज कराई है या शिकायत सिर्फ बीजेपी ने की है? देखिए आम आदमी पार्टी द्वारा आरोप लगाए गए हैं और बीजेपी के नेताओं द्वारा 30 तारीख को दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत दी गई थी। उसके आधार पर क्राइम ब्रांच को मामले की जांच का जिम्मा दिया गया है और क्राइम ब्रांच ने अभी एफआईआर दर्ज नहीं की है, इंक्वायरी नोटिस देने के लिए पहुंची है। एफआईआर दर्ज करने से पहले वो जानना चाहती है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसका आधार क्या है, सबूत क्या है। क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी ये बात कहती रही है कि उनके पास पुख्ता सबूत है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की और लालच देने की बीजेपी के नेता कोशिश में जुटे हुए हैं। तो यही आधार, ये आखिरकार कौन से सबूत है, यही जानने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम आज मुख्यमंत्री आवास में पहुंची है और आज बड़ी खबर दे रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। क्राइम ब्रांच की टीम जो पहुंची है वो इंतजार कर रही है। बीते 15 मिनट से इंतजार किया जा रहा है। हाथ में नोटिस है इनके और ये नोटिस दिया जाना है अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को। लेकिन अब तक ये टीम अंदर नहीं जा पाई है। एसीपी की अगुवाई में ये टीम पहुंची है और ये एक बहुत बड़ी जानकारी जो विवेक शर्मा हम तक पहुंचा रहे हैं कि अब तक टीम अंदर दाखिल नहीं हो पाई है। ये टीम बाहर इंतजार कर रही है और यहाँ इनके हाथ में नोटिस है जो कि सीएम आवास के बाहर पहुंची है और सीएम को ये नोटिस ही देना है। दिल्ली पुलिस ने मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा है। क्राइम ब्रांच जांच पड़ताल कर रही है इस पूरे मामले की। आम आदमी पार्टी के आरोपों के खिलाफ बीजेपी की शिकायत भी है। आप विवेक बता रहे थे कि बीजेपी की जो शिकायत है, एफआईआर है, वो अभी दर्ज हुई है या नहीं? देखिए एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, अभी इंक्वायरी नोटिस दिया जा रहा है। ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार क्या सबूत आम आदमी पार्टी के पास है जिसके आधार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि 7 विधायकों को खरीदने और उन्हें लालच देने की कोशिश आम आदमी पार्टी द्वारा की गई है। तो वो कौन विधायक है, किन्होंने ये बात कही है, ये जानकारी क्राइम ब्रांच इंक्वायरी नोटिस देकर जानने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आरसी को ये नोटिस देने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम तत्पर है। शुक्रवार को भी टीम जो है यहाँ पर आई थी, काफी देर तक इंतजार किया था और बताया गया था कि नोटिस रिसीव नहीं किया गया है किसी के द्वारा। और आज एक बार फिर शुक्रवार को, शनिवार को यहाँ पर टीम आई है और इस ठीक सामने मेरे जो आप कमरा देख रहे हैं वहां पर एसीपी और अन्य जो क्राइम ब्रांच के लोग हैं वो बैठे हुए हैं। इंतजार किया जा रहा है कि कब उन्हें अंदर से परमिशन आने के बाद बुलाया जाएगा। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप पर नोटिस देने पहुंची है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर, क्योंकि बड़ा आरोप यह लगाया गया था कि खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है आपके विधायकों की। और कहा यह भी गया था कि बीजेपी इसके पीछे है। बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद अब जांच हो रही है।